हाय एवरीवन। देखिए लास्ट के अंदर हमने क्या कवर किया था। लास्ट के अंदर जनरली अपन ने रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड कि इन द केस एसिड मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा वो हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर कवर कर लिया। इन द केस अगर आपने किसी ने देखा नहीं है तो आप पीछे जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो या ऊपर आई बॉल के ऊपर क्लिक करके वो देख सकते हो। नेक्स्ट देखो अपन का टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जब भी अपन गाड़ी चलाते हैं अगर इन द केस गाड़ी का कोई भी गेयर नहीं लगा होता है उस कंडीशन को अपन क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। जैसे अपन कार चला रहे हैं, ना गेयर रिवर्स के अंदर है ना बेसिकली गेयर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, मतलब आगे वाला गेयर नहीं लगा हुआ है ना पीछे वाला गेयर लगा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन गाड़ी की कंडीशन क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। सेम तरीके से अपन देखो दुनिया के अंदर न्यूट्रल किस चीज को मानते हैं, जब चीजें जीरो हो जाती है तब उसे अपन न्यूट्रल मानते हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप दो एसिड्स को मतलब दो सॉल्यूशन को लेते हो, एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जनरली कैसी है, एसिडिक नेचर की है, दूसरे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कैसी है, बेसिक नेचर की है। अगर अपन दोनों को कंबाइन कर देते हैं एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो क्या होता है, सोल्ट, उसके साथ बेसिकली वाटर फॉर्म होता है। मगर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद में जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ये वाला सॉल्ट जो बन गया है, ना इसके पास एसिड की प्रॉपर्टी है ना उसके पास बेस की प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। और ये बेसिकली क्या है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना। तो इसी वजह से अपन इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जनरली एसिड की पीएच क्या होती है, 7 से कम होती है। बेस की पीएच क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है। मगर सोल्ट की पीएच कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है। हम आगे टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे कि जिन सब्सटेंस की पीएच 7 होती है उन सब्सटेंस को अपन न्यूट्रल मानते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो सब्सटेंस रिएक्ट करें, एक की पीएच 7 से कम है, दूसरे की पीएच 7 से ज्यादा है। न्यू सब्सटेंस जो बन रहा है उसकी पीएच कितनी है, 7 है। इसी कारण अपन इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। रीजन क्या होता है कि बेसिकली एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद में जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर एसिड और बेस की दोनों प्रॉपर्टी हट जाती है और जो न्यू प्रोडक्ट है वो न्यूट्रल बन जाता है। इसके कारण इस रिएक्शन का नाम हमने क्या रख दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रख दिया है। उसके साथ में देखो क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। उसी के साथ कुछ अमाउंट की एनर्जी भी रिलीज होती है। देखो चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने दो तरीके की रिएक्शंस पढ़ी थी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो प्रोडक्ट के साथ हीट एनर्जी रिलीज करे या कोई भी एनर्जी रिलीज करे, तो उन रिएक्शंस को अपन क्या कहते थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हमने ये लिखा कि बेसिकली क्या फॉर्म करती है, दोज रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विद वन अनदर टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड रिलीज एनर्जी। मतलब इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के साथ एनर्जी भी फॉर्म होगी। तो ये बेसिकली रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। रीजन क्या है, बेसिकली ये क्या रिलीज करेगी, ये बेसिकली हीट एनर्जी रिलीज करेगी। इसके कारण अपन इसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चलो अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये तो अपन का कॉन्सेप्ट था। अपन क्या लेते हैं, एसिड की जगह अपन HCl लेते हैं। हमें पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। बेस क्या लेते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक क्या बेस है। जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, देखो हमारे को वैलेंसी यूनिट की पता है जो अपन ने 9th क्लास के अंदर क्लियर किए। देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, +1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, +1। और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, हाइड्रोक्साइड बोले तो OH, इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1। हमें ये पता है जनरली नेचर के अंदर अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो सोडियम के पास प्लस चार्ज है, क्लोरीन के पास माइनस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर एक प्रोडक्ट बना देंगे जिसे अपन क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। इसके पास देखो +1, इसके पास -1, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर एक न्यू कंपाउंड बनाएंगे जिसे अपन सोल्ट कहेंगे, और इसका नाम क्या रख दिया हमने, सोडियम क्लोराइड रख दिया। सेम तरीके से H और OH एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। यहाँ पर अपन का कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि एसिड ने जनरली बेस के साथ रिएक्ट किया, क्या फॉर्म किया, सोल्ट, उसके साथ वाटर फॉर्म किया, और ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब चलो देखो अपन का एक दो और बेसिकली अपन का एग्जांपल दिए हुए ये समझाने के लिए कि बेसिकली मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या होती है और नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या होती है। उस वाले मेटल के अंदर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्या लर्न रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। अभी देखो अपन ये क्या करते हैं, एक रिएक्शन जनरली ऐसे परफॉर्म करते हैं। उस रिएक्शन के अंदर हमने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया, एक मेटल ऑक्साइड है, उसको किसके साथ रिएक्ट करवा दिया अपन ने, एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया। क्या फॉर्म हो गया, कॉपर क्लोराइड एक सोल्ट, और क्या फॉर्म हो गया, वाटर फॉर्म हो गया। तो सपोज करो इस रिएक्शन को आप भूल जाओ, अगर मैं ये कहूं कि 1 + डैश गिव्स द 3, तो यहां पे बेसिकली क्या आएगा,
कि अगर मैं दो चीज़ों को कंबाइन करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली 3 आता है। तो बचाओ फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर अपन क्या कौन सा डिजिट पुट करें तो आंसर 3 आ जाएगा। तो आप बताओ कि ऑफकोर्स सर अगर यहाँ पे अपन 2 पुट कर देंगे तो अपन का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम तरीके से अपन क्या करते हैं, किसी एसिड के साथ एक अननोन सब्सटेंस जो मेटल ऑक्साइड है उसको अपन रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर क्लोराइड और वाटर। तो ऐसा लग रहा है कि एसिड बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट और वाटर। तो ये अननोन सब्सटेंस क्या हो सकता है अपन का, देखो बेसिकली फंडामेंटल लॉ हमने क्या बनाया कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तभी सोल्ट और वाटर बनेगा। इसका मतलब ये वाला सब्सटेंस क्या है, बेस है, तभी बेसिकली क्या बन सकता है, सोल्ट और वाटर बन सकता है। तो यहाँ से अपन को ये पता चला कि बेसिकली मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जनरली ये अपन के एक जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है उस वाले चैप्टर के अंदर जो इस वाले चैनल के ऊपर अपलोड भी किया हुआ है उस वाले चैप्टर के अंदर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि जो अपन के सब्सटेंस मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। मगर वो चैप्टर अपन का कटा हुआ है, इस हिसाब से आपको ये वाला लर्न रखना पड़ेगा कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और हमें पता है कि जब बेस और एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म कर लेंगे, सॉल्ट, उसके साथ वाटर फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड। मगर मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है। तो क्या हो रहा है, एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर लेगा, कॉपर क्लोराइड, मतलब एक सॉल्ट और वाटर। वैलेंसी के हिसाब से देखेंगे तो कॉपर की वैलेंसी क्या होती है, +2, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1। तो माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसकी वैलेंसी क्या होती है, +2, इसकी वैलेंसी होती है -2, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1। तो क्लोरीन कॉपर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। उसके साथ बेसिकली क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट इस वजह से देखो कॉपर ऑक्साइड जनरली Cu+2 आयन के कारण इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। मगर जैसे ही बेसिकली अगर अपन उसके अंदर एसिड डालेंगे तो उसका ब्लू कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर के अंदर वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्यों होगा, उसका रीजन ये होता है कि कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो गया है, कॉपर क्लोराइड के अंदर चेंज हो गया, जिसके कारण आपका कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देखो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। तो यहाँ पे आपको क्या अपन को सीखने को मिला कि बेसिकली मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। अभी हम क्या करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड को बेसिकली रिएक्ट करवाते हैं। तो बेसिकली कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन का ऑक्साइड होगा वो नॉन मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड को अपन एक बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे। लाइम वाटर क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो जैसे ही अपन कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसके साथ वाटर फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली सीखने की बात क्या है, हमारा देखो लॉ क्या कहता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। मैंने आपको ये बताया कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉल्ट है, और वाटर तो फॉर्म हो गया, आपको पता ही है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो इसका मतलब जो आपने नॉन मेटल ऑक्साइड लिया वो किसका नेचर का होगा, जाहिर सी बात है एक ही अपन का फंडामेंटल लॉ में बनता है, एसिड का। तो बेसिकली नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, सॉरी एसिडिक नेचर के होते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इसी कारण वो बेस के साथ रिएक्ट कर क्या फॉर्म कर लिया उन्होंने, सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे अपन को ये पता चलता है कि बेसिकली मेटल ऑक्साइड की नेचर बेसिक होती है और नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है। इसी कारण वो बेस के साथ रिएक्ट कर क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट, उसके साथ वाटर फॉर्म कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखो अपन का टॉपिक आता है जनरली कि अगर अपन एसिडिक सब्सटेंस को वाटर के अंदर डाल के रखते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर अपन डालते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन क्यों करता है। तो उसका रीज़न जैसे सपोज करो अगर अपन के पास देखो दो अपन सॉल्यूशन बनाते हैं दोनों लिक्विड के, एक के अंदर एक वाले बीकर के अंदर अपन क्या डाल देते हैं, ग्लूकोज और एल्कोहल डाल देते हैं, दूसरे वाले बीकर के अंदर अपन पानी डालते हैं, उसके अंदर अपन नमक डाल देते हैं, और दोनों के अंदर अपन इलेक्ट्रिकल वायर्स लगाते हैं। ये वाला सॉल्यूशन क्या प्योर अल्कोहल या प्योर ग्लूकोज का होना चाहिए, कोई इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरे वाले सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया, वाटर के साथ NaCl डाल दिया। अब इस वाले सॉल्यूशन के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन कराओगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होगी, मगर इस वाले सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं होगी। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, पॉसिबल रीज़न। तो देखो उसका रीज़न ये मिलता है अपन को कि जब भी अपन किसी एसिडिक चीज़ों को वाटर के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो बेसिकली एसिड किस में चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करो अपन ने HCl को डाला, अगर अपन HCl को डालेंगे हमें पता है H+ है Cl- है, तो ये बेसिकली कैटाइन और एनाइन में चेंज हो जाएगा, H+ कैटाइन और Cl- एनाइन के अंदर चेंज हो जाएगा।
तो जैसे ही अपन किसी एसिड को सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो केटाइन और एनाइन के अंदर चेंज हो जाता है। वो केटाइन और एनाइन हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को या इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करवाने के लिए। देखो इलेक्ट्रिकल करंट की डेफिनेशन हमने क्या बोली थी, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम। उस चार्ज पार्टिकल में कौन कौन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, केटाइन्स हो सकते हैं या एनाइन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एसिड क्या बनाता है, केटाइन और एनाइन बनाता है जो रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं चार्ज को फ्लो करवाने के लिए। जहाँ पर चार्ज फ्लो होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट, जहाँ हम सिंपली बोले तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन हो सकती है। तो अपन एग्जाम में क्या लिखेंगे कि जनरली एसिड वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद में वो केटाइन और एनाइन रिलीज करता है। इसी के कारण एसिडिक सब्सटेंस के अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर केटाइन और एनाइन के कारण इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है। और इसके बाद में ग्लूकोज का क्या आंसर है आप ये नोट डाउन कीजिए। अपन वो वाला भी आंसर देखते हैं कि ग्लूकोज या वाटर जो दूसरा अपन फर्स्ट वाला बीकर लिया था जिसके अंदर अपन या तो प्योर ग्लूकोज या प्योर अल्कोहल डालते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन क्यों नहीं हुई, उसका आंसर अपन देखते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर दीजिए, उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चलो देखो हम हमारे दूसरे वाले पॉइंट की बात करते हैं कि जब हमने दो बीकर्स लिए थे, एक बीकर के अंदर हमने सोल्ट के अंदर हाँ सोल्ट के अंदर अपन ने वाटर डाल दिया, उस कंडीशन के अंदर उस वाले बीकर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन हुई। और हमने ये भी पढ़ा कि क्यों हुई, क्योंकि बेसिकली उसके अंदर वो एसिड था वो केटाइन और एनाइन के अंदर चेंज हो गया। तो चार्ज पार्टिकल बेसिकली केटाइन और एनाइन रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करवाने के लिए। दूसरे बीकर के अंदर अपन क्या डाल के रखते हैं, या तो ग्लूकोज डाल के रखते हैं या तो अपन प्योर एल्कोहल डाल के रखते हैं, कोई इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन के अंदर उस बीकर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, देखो अपन के बुक के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि बेसिकली ग्लूकोज और एल्कोहल जनरली केटाइन और एनाइन के अंदर चेंज नहीं होते, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे देखो HCl बेसिकली किस में चेंज हो गया, H+ और Cl- में चेंज हो गया। उसी तरीके से ग्लूकोज बेसिकली प्लस और माइनस के अंदर चेंज नहीं होता, मतलब केटाइन और एनाइन नहीं बनाता। इसी यही रीज़न होता है कि ग्लूकोज और एल्कोहल का सॉल्यूशन कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं करता। नेक्स्ट देखो बेसिकली क्या है कि जो अपन का कुछ एसिडिक सब्सटेंस होते हैं वाटर के अंदर, जैसे अपन डालेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, केटाइन और एनाइन प्रोड्यूस करेंगे। तो अपन के बुक में 2-3 एग्जांपल दिए हुए कि अगर अपन इस वाले एसिड को वाटर में डालेंगे तो केटाइन कौन सा प्रोड्यूस होगा और एनाइन कौन सा प्रोड्यूस होगा, तो वो अपन पढ़ लेते हैं। इन द केस अगर अपन HCl को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो उसके अंदर केटाइन कौन सा प्रोड्यूस होगा, केटाइन बेसिकली पॉजिटिव चार्ज वाले को कहेंगे और एनाइन अपन नेगेटिव चार्ज वाले को। तो H+ बेसिकली केटाइन प्रोड्यूस हो जाएगा और एनाइन कौन सा प्रोड्यूस होगा, Cl- प्रोड्यूस होगा। अगर अपन HNO3 जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं, अगर उसको अपन वाटर में डिसोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो बेसिकली केटाइन कौन सा देगा, H+ और एनाइन कौन सा देगा, NO3-, जिसे अपन नाइट्रेट आयन भी कहते हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को अगर अपन डालते हैं तो उस कंडीशन के अंदर वो केटाइन कौन सा देगा, H+ और सल्फेट क्या देगा, अपन को आयन दे देगा। अगर अपन एसिडिक एसिड को वाटर में डिसोल्व करने की कोशिश करते हैं तो H+ केटाइन देगा और CH3COO-, जिसे अपन क्या कहते हैं, एसीटेट आयन या एनाइन कहते हैं। तो एसीटेट एनाइन क्या दे देगा, अपन को एक आयन दे देगा। तो ये बेसिकली अपन के कुछ एसिड्स है और उनके केटाइन और एनाइन की रिजल्ट है इन द केस अगर अपन उन्हें वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो अपन का टॉपिक आता है कि यहाँ पे एक चीज और भी देखो अपन ने पॉइंट में लिखी है। जो भी चीजें अपन ने यहाँ पे देखो, एक चीज आपको समझने की कोशिश करो या गौर करो कि बेसिकली अपन ने किसी भी एसिड को वाटर के अंदर डालने की कोशिश की तो केटाइन हमारे को क्या मिल रहा है, कॉमन केटाइन मिला है, सबके अंदर H+ केटाइन आ रहा है। तो ये चीज अपन को ये प्रूव करता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो क्यों प्रॉपर्टी एसिडिक दिखाता है, वो H+ केटाइन के कारण। तो हमने ये लिखा है hence acidic property of solution due to the production of H+ ion in solution, H+ aqueous ion in aqueous का मतलब वाटर के अंदर। तो एसिड के पास एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, क्योंकि बेसिकली वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्यों होती है, H+ के कारण होती है। सेम तरीके से अगर आप किसी भी बेस को वाटर के अंदर डिसोल्व करने की कोशिश करोगे तो वो OH- आयन रिलीज करेगा जो उसे बेसिक की प्रॉपर्टी देगा। जैसे सपोज करो हमने पीछे क्वेश्चन उठाया था, एक एग्जांपल किया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो अपन ने CO2 के साथ रिएक्ट करवाया। तो अगर अपन कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है जो एसिडिक नेचर का है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे लाइम वाटर एक एसिड नेचर का है, तो CaOH होल ट्वाइस लिखा। तो OH जहाँ पे भी आता है वो बेसिकली क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं।
तो जो भी बेसिक सब्सटेंस होते हैं, अगर आप उनको वाटर के अंदर डिजोल्व करने की कोशिश करते हो तो वो जनरली क्या रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। वो OH माइनस आयन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए या क्रिएट करवाने के लिए। अब देखो नेक्स्ट अपन का टॉपिक आता है कि क्या होगा इन द केस अगर अपन किसी एसिड या बेस को वाटर के अंदर डालेंगे। ये तो अपन ने पढ़ लिया। यहाँ पे अपन ने देखा कि अगर अपन किसी भी एसिड या बेस को वाटर में डालेंगे तो वो केटाइन और एनाइन के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करो अगर अपन HCl को अपन क्या करते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, उस कंडीशन के अंदर HCl बेसिकली क्या फॉर्म करेगा, केटाइन H प्लस, और एनाइन क्या फॉर्म करेगा, Cl माइनस। मगर यहाँ पर एक चीज और अपन को बताई गई है कि जो ये H प्लस केटाइन प्रोड्यूस होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रोटीनियम आयन कहते हैं या हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये H प्लस आयन बेसिकली स्टेबल नहीं होता। ये क्या करता है, ये बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, H3O प्लस फॉर्म करता है। ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो अपन को क्या लिखना है कि जब भी अपन किसी एसिड को वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो वो H प्लस आयन रिलीज करेगा, मगर H प्लस आयन स्टेबल नहीं होता फ्री स्टेट के अंदर। इसी के कारण वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ फर्दर रिएक्ट कर H3O प्लस फॉर्म करेगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन कहेंगे, या H प्लस एक्वस के अंदर अपन लिख सकते हैं। क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि H प्लस एक फ्री स्टेट के अंदर स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है। और इसके आगे बेसिकली ये टॉपिक अभी फर्दर कंटिन्यू है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से पढ़िए और मेहनत कीजिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।